गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप? शेखावटी कोचिंग रेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं महेश आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की सुबह मैं आपके लिए जो सेशन लेके आया हूं वो है अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित जो दिव्स सेकंड लेवल हिंदी एग्ज़ाम जो हुई थी उसके जो जीके के जो क्वेश्चंस थे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में हमने देखा कि हर एग्ज़ाम में पिछले पेपर के 2-5 क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं या फिर उससे दाएं बाएं के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि मैं जो क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ अगले एग्ज़ाम्स में आपको फिर से ये क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ओके, तो आज के पेपर में जो पहला जो क्वेश्चन हमें मिला है वो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का खीचन गांव, राजस्थान का खीचन गांव जाना जाता है किस चीज़ के लिए? राजस्थान का जो खीचन गांव है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन एक है साइबेरियन सारस, दूसरा है तिलोर, तीसरा है कुरजा और चौथा है चरस। तो दोस्तों, साइबेरियन सारस खीचन जोधपुर में नहीं आते, तिलोर नहीं आते, कुरजा आते हैं, चरस नहीं है। तो कुरजा जो कि जोधपुर का जिला पक्षी भी है, जिला शुभंकर है। कल के क्वेश्चन में ये था जोधपुर का जिला शुभंकर है और ये खीचन गांव जोधपुर में ज़्यादा पाया जाता है। तो इस प्रश्न का जवाब है सी, कुरजा। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? तो दोस्तों, बात का तो हमें पता है कि कुंभलगढ़ महाराणा कुंभा ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था, लेकिन इसका जो संस्थापक था वो था संप्रति। राजा संप्रति ने सबसे पहले यहाँ पर एक दुर्ग का निर्माण करवाया था और उसी के अवशेषों पर महाराणा कुंभा ने यहाँ पर कुंभलगढ़ बनाया था। इसी के अंदर बना हुआ है कटारगढ़ दुर्ग, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है वो है, जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता जिले में अभिलिखित की जाती है। मतलब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ऋतु में वर्षा विभिन्नता कहाँ होती है? तो दोस्तों, ये प्रश्न मैं हर बार क्लास में बताया करता हूँ कि जहाँ पर सबसे कम बारिश होती है वहाँ पर थोड़ी सी बारिश ज़्यादा होते ही विभिन्नता आ जाती है। जैसे जैसलमेर में मोस्टली 5-10 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगर वहाँ पर एक सीजन में 20 या 30 सेंटीमीटर बारिश हो गई तो वहाँ पे 100-200 गुना तक बारिश में डिफरेंस आ गया। तो आप समझ रहे होंगे, जहाँ पर कम बारिश होगी वहाँ पर थोड़ी सी बारिश बढ़ते ही संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सर्वाधिक वर्षा विभिन्नता वाला जिला वैसे भी जैसलमेर है और वर्षा ऋतु में भी जैसलमेर है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है अपना, हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो दोस्तों, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। कब? श्रावण की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न जो मैं आपके साथ शेयर करूँ, हरियाली अमावस्या अपने जीके में दूसरी जगह जहाँ पर आती है वो आती है किसमें? बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में। बिजोलिया किसान आंदोलन में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी विजय सिंह पथिक के द्वारा। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो वहां पर भी हरियाली अमावस्या का नाम आपको देखने को मिलता है। फिलहाल श्रावण अमावस्या इस प्रश्न का जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन है, कोलायत झील कौन से शहर के समीप स्थित है? कोलायत झील कौन से शहर के समीप स्थित है? तो दोस्तों, कोलायत है बीकानेर। कोलायत है बीकानेर में। अब यहाँ पर बात करें इससे संबंधित, और जैसे कोलायत है तो कोलायत का कई ये बताता है कि यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। यहाँ पर किसका आश्रम है? कपिल मुनि का आश्रम है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा, फिर देखना वही के अर्थ शब्द ट्रेनिंग में रहेगा। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। क्या किया जाता है? दीपदान। तो कार्तिक पूर्णिमा को दीपदान किया जाता है। तो फिलहाल कोलायत झील है वो क्या कहाँ पर है? बीकानेर में। हाँ, एक नाम और इसके साथ, इसे रेगिस्तान का नखलिस्तान कहा जाता है। इसे कहा जाता है रेगिस्तान का नखलिस्तान। नखलिस्तान कहा जाता है।
जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना ओएसिस, रेगिस्तान के बीच बसा हुआ कोई सुंदर उद्यान, वो कोलाय झील को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? मल्लीनाथ पशु मेला कब प्रारंभ होता है? तो दोस्तों मल्लीनाथ पशु मेला है वो चैत्र कृष्ण एकादशमी को, चैत्र कृष्ण एकादशमी को ये चालू होता है। यहाँ प्रश्न को फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। चैत्र कृष्ण एकादशी से मल्लीनाथ पशु मेला प्रारंभ होता है। अब अगला प्रश्न, मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ होता है? तो ये है दोस्तों तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में, तिलवाड़ा बाड़मेर में। इसे सबसे प्राचीन पशु मेला भी माना जाता है, सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है। और कहते हैं कि जब ये मेला चल रहा होता है उस वक्त लूनी नदी का जो पेटा है, लूनी नदी का जो तल है, वहाँ पर 3-4 फीट की गहराई के ऊपर ही पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, केवल इस मेले के दौरान, केवल इस मेले के दौरान। ठीक है, तो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर चैत्र कृष्ण एकादशी को स्टार्ट होता है। अगले प्रश्न पे पहुंचे। राजस्थानी काव्य में डांखड़ा नाव सु नवो काव्य रूप चलाने घना चावा हुआ, मतलब कि डांखड़ा के नाम से नया काव्य रूप किसने चलाया था? ठीक है, तो दोस्तों ये डांखड़ा के नाम से जो नया काव्य रूप चलाया था वो था मोहन जी आलोक ने। किसने? मोहन आलोक ने इस नाम से नई काव्य रचना स्टार्ट करी थी। अगले प्रश्न पे चले। अगला जो प्रश्न है अपना, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना होती है 1942 में। कब होती है? 1942 में। और स्थापना करने वाले थे रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल, रघुवर दयाल गोयल ने। और वैसे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अपने कलकत्ता में। कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में। आगे बात करें, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों जब भी सभ्यता संबंधित प्रश्न आए मैंने हर बार इनको डिटेल में बताया था कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर थी। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे। और कहाँ पर है? सीकर में। सीकर में कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित है, जिसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। यहाँ पर पत्थर के मकान बने हुए मिले हैं, यानी भवन निर्माण में, बांध निर्माण में सब में पत्थरों का उपयोग किया गया। मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ पर पाया गया है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल। तो दोस्तों प्रश्न का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है 9 महल, ठीक है, तो 9 वाले में देख लो किस में ना से शुरू होता है, तो नाहरगढ़। जो नाहरगढ़ जयपुर है वहाँ पर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं और बनाने वाले थे सवाई माधो सिंह। कौन? सवाई माधो सिंह। सवाई माधो सिंह ने एक जैसे 9 महल बनाए थे अपनी पासवानों के लिए। पिछले पेपर में क्वेश्चन था कि जो शीतला माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वो भी सवाई माधो सिंह थे। उस वक्त मैंने बताया था कि जो सवाई माधोपुर का स्थापना भी किसने करी थी? सवाई माधो सिंह ने करवाई थी। तो एक जैसे 9 महल है वो इसमें नाहरगढ़ में है। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है, जोधपुर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? जोधपुर में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे सिंहा। कौन थे? राव सिंहा ने जोधपुर में राठौड़ राजवंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, बीसल देव रासो अधीनस्थ चयन बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है बीसल देव रासो। ठीक है, तो बीसल देव रासो में पहले पूछा गया किस प्रकार का काव्य है? श्रृंगार रस है, प्रेम रस है, कौन सा? अब पूछा गया इसमें नायक नायिका कौन है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मेरी क्लास के बच्चे काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कई बार इसकी कहानी तक सुनाई है उनको कि बीसल देव और राजमती की प्रेम कहानी से संबंधित ये है। बीसल देव और राजमती इन दोनों की प्रेम कहानी और विरह के ऊपर यह है जो कथानक है वो लिखा गया है। अगले प्रश्न पे चलें। भड़ला, ये भादला सोलर पार्क है, ये एक्चुअल में भड़ला है, तो भड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है। ओके, अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है? तो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले नशीराबाद में
कब होती है? 28 मई को। 28 मई 1857 को नसीराबाद में क्रांति होती है, जहां पर बख्तावर सिंह के नेतृत्व में हुआ था 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। तो 1 नंबर पर हुई नसीराबाद में, फिर 3 जून को हुई नीमच में। 3 जून को कहाँ पर हुई? नीमच में। और फिर एरिनपुरा में तो होती है अपने अगस्त में, ठीक है, अगस्त में होती है एरिनपुरा में। तो देख लेना, अगर अगली बार आपसे क्रम पूछा जाए कि सबसे पहले क्रांति कहाँ हुई, तो दोस्तों सबसे पहले नसीराबाद, उसके बाद नीमच, फिर आपका एरिनपुरा। ओके, ध्यान रखना है क्वेश्चन का, इसी टाइप से क्वेश्चन आने। और खेरवाड़ा, आपसे इस प्रश्न को यूं भी पूछा जा सकता था, निम्न में से कौन सी जगह क्रांति नहीं हुई? तो ध्यान रखना, एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा। एक तो ब्यावर और खेरवाड़ा, इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। प्रश्न को फिर रिपीट किया जा सकता है कि 1857 की क्रांति में भाग लेने वाली राजस्थान की छावनियां थी, तो जवाब होगा 4। भाग किसने नहीं लिया? तो 2 ने। कुल कितनी छावनियां थी? 6। राजस्थान के अंदर कितनी स्थिति? 5, क्योंकि जो आपकी नीमच थी वो राजस्थान के अंदर नहीं थी अगर गिनी जाए तो देख लेना दोस्तों, 2, 4, 6, 5 में कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो दोस्तों स्वर्ण के भंडार है वो अपने हैं किससे? जो आनंदपुर भूकिया, और आनंदपुर भूकिया है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। आनंदपुर भूकिया कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। वहाँ पर सोने के अयस्क के भंडारों की उम्मीद जताई गई है। अगले प्रश्न पे चलें। निम्नांकित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो दोस्तों जायद फसल वो होती है जब रबी और खरीफ की फसल के बाद, यूँ कहें जैसे यहाँ पे जो दे रखा है उसी से बात करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर तक तो कोई सीजन होती ही नहीं। जनवरी से मार्च हम देखें कि अपने होती है रबी। रबी की फसल जो सर्दियों में पकती है, यानी हम कह सकते हैं नवंबर से लेकर मार्च तक। क्या कह सकते हैं? नवंबर से लेकर मार्च तक। और जो अपनी खरीफ की फसल है वो हो जाती है अपनी जून से लेकर यूँ मान लो सितंबर अक्टूबर तक। अब जो बीच का समय बच गया कौन सा? मार्च से जून का। मार्च से जून का वो कहलाता है दोस्तों जायद। क्या कहलाता है? जायद। और इसमें जो बेलदार, जो लताओं वाली जो फल सब्जियां होती है ख़ासतौर पर, जिन्हें हम बोलते हैं कि जो अपने तरबूज खरबूज वगैरह वाली जो सीजन होती है वो क्या कहलाती है? जायद कहलाती है। तो सही जवाब है मार्च से जून। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला है डूंगरपुर और बांसवाड़ा खेतरी प्रमुख बोली है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा बागड़ प्रदेश है तो बागड़ी यहाँ पर बोली जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलें। पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? पिछले ही वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल से बताया था कि चांद बावड़ी है वो दौसा में स्थित है, ठीक है। जगह का नाम है आभानेरी, और यहाँ पर एक मंदिर और है दोस्तों, वो है हर्षद माता। हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता मंदिर, चांद बावड़ी, ये दोनों आभानेरी दौसा में है। दोनों कहाँ पर है? आभानेरी दौसा में है। अगले प्रश्न पे चलें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहां शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का एक ही सॉल्यूशन देख लेना। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है कहाँ पर? जयपुर में। लगभग कितनी? 66 लाख। 2011 की जनगणना में लगभग 66 लाख जनसंख्या यहाँ पर बताई गई थी। अब अगर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पूछे तो वो भी जयपुर में, शहरी जनसंख्या पूछे वो भी जयपुर में, 0 से 6 जनसंख्या पूछे वो भी जयपुर में। कारण है भाई 66 लाख में से आधे लोग गाँव में रहेंगे, आधे शहरों में, तो भी 33 लाख का फर्क आ गया। और राजस्थान के अगर अन्य जिलों की बात करें तो 35 लाख से ऊपर किसी की जनसंख्या नहीं है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जयपुर, सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, और 0 से 6 की जनसंख्या भी जयपुर में होगी, ठीक है। हालांकि प्रतिशत में जवाब अलग होते हैं। अगले प्रश्न पे चलें। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो दोस्तों जो बिज्जी है वह जो साहित्यकार है विजयदान देथा, विजयदान देथा उनका उपनाम है। विजयदान देथा बिज्जी, विजयदान देथा का उपनाम है बिज्जी। और इनकी जो एक फेमस जो रचना थी दुविधा, कौन सी? दुविधा। दुविधा के ऊपर बॉलीवुड में एक पिक्चर भी बन चुकी है जिसका नाम था पहेली। पहेली के नाम से जो पिक्चर बनी वो दुविधा
कथा पर आधारित थी। उसके लेखक कौन थे? विजयदान दे था। इसके अलावा बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी ये भी इनका एक रचना संग्रह है जिसके 13 खंड हैं। कितने? 13 खंड। और बार बार ये एग्जाम का क्यों विषय बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों विजयदान दे था बिज्जी। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में IFSR इंडियन जो आपका वन स्थिति रिपोर्ट जो है उसके आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? तो दोस्तों इनमें तो बात करी जाए तो सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पर है? उदयपुर में है। अगर अति सघन वनों की बात करी जाए तो अलवर आएगा, अति सघन वन तब आता अलवर, बाकी सर्वाधिक वन क्षेत्र है वो उदयपुर में है। अगले प्रश्न पे चलें। जो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, राजस्थान में स्त्रियां लहरिया किस अवसर पर पहनती है? तो मोस्टली सावन में डिमांड करती है, सावनी तीज के ऊपर। सावनी तीज पर सावन में लहरिया पहना जाता है। कजली तीज आपकी बूंदी वाली है ही। अगले प्रश्न पे चलें। राजस्थान में रामायण का रचनाकार कौन है? राजस्थानी में रामायण का रचनाकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, पिछले वीडियो में भी आया था मेहाजी गोदारा। मेहाजी गोदारा, मेहाजी गोदारा ने क्या किया था? ये राजस्थानी में रामायण की रचना करी थी। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। सायाजी झूला, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, सायाजी झूला को तो परमेश्वर कहने लगे थे लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ? तो दोस्तों तेजाजी का जन्म होता है खड़नाल। आपने हर गाने में हर जगह सुना होगा खड़नाल्या। तो खड़नाल्या, खड़नाल नागौर में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत अधिक प्रसिद्ध रही है? पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि लोक नाट्य, जैसे वो अली बख्शी ख्याल पूछा था उस वक्त मैंने बताया था कि अब की बार रम्मत पूछा जा सकता है। रम्मत मैंने बीकानेर जैसलमेर बताया था, यहाँ पर ऑप्शन है बीकानेर, तो यही आपका सही जवाब है। ठीक है, यही आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न पे चलें। भरतपुर प्रजामंडल की भरतपुर प्रजामंडल कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों जो भरतपुर प्रजामंडल है वो रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर ही स्थापित कर लिया गया था। भरतपुर के जो भी प्रबुद्ध जन थे वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेकर आए थे, जहाँ पर कहा गया था कि हमें प्रजामंडलों की स्थापना करनी है। ये लोग इतने उत्साहित हो गए थे कि भरतपुर पहुंचने से पहले पहले रेवाड़ी में ही, जब ट्रेन नहीं आई, बीच में टाइम मिला, तो प्रजामंडल की स्थापना कर डाली। ध्यान रखना, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में। आगे बात करें, पश्चिमी राजस्थानी रो चाओ नाम छे। पश्चिमी राजस्थानी का प्रचलित नाम क्या है? तो दोस्तों मारवाड़ी है। पश्चिमी राजस्थानी रो नाम क्या है? मारवाड़ी। अगले प्रश्न पे चलें। सिलीशेड लेक राजस्थान के कौन से सर्किट में स्थित है? तो दोस्तों सिलीशेड लेक है वो है आपके अलवर में। अब देख लो आप अलवर कहाँ स्थित है। अलवर आएगा, अलवर भरतपुर मेवात में, ब्रिज मेवात क्षेत्र में आता है। मेवाड़ ढूंढाड़ बागड़ नहीं है, ब्रिज मेवात में है। नेक्स्ट पे चलें। वह नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है। वाह भाई, अब की बार तो कितना पेपर बनाने वाले ने पेपर का बस हर चैप्टर का पहला पेज खोला, उसी में से क्वेश्चन दे दिए। वन की आशा मिला लो, वन और आस, बनास। क्या? बनास। हालांकि बनास नदी के और भी कई नाम है। 3 त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी, जो आंतरिक अपवाह के आधार पर सबसे लंबी नदी, सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी, इसको विपरीत अफवाह की नदी भी कहते हैं, अरावली को काट कर बहने वाली नदी, कई सारे नाम है। फिलहाल नाम पूछा है बनास नदी। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो प्रश्न है, राजस्थान में कौन सी मृदा के कोमोस्टर्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व? तो ये जरूर लेवल का प्रश्न है भाई। राजस्थान में कौन सी मृदा में कोमोस्टर्स उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? तो दोस्तों ये है वर्टिसोल्स में। कहाँ पर है? वर्टिसोल्स में। और यहाँ पर मैं आपके लिए बता दूँ, थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आपको अगर मृदा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं एक बार के लिए आपको राजस्थान के मैप के थ्रू बताना चाहूँगा कि आखिर ये मृदाएँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। ओके, इमेजिन करें ये राजस्थान है, अरावली से डिवाइड कर दें तो एरिडोसोल्स पाई जाती है पश्चिमी मरुस्थल में। एरिडोसोल्स कहाँ पाई जाएगी? पश्चिमी मरुस्थल में। इनसेप्टिसोल्स ये पाई जाएगी आपके अरावली खंड में। जो अरावली की मिट्टियाँ हैं वो क्या कहलाएगी? इनसेप्टिसोल्स। अब बचा एल्फिसोल्स। तो एल्फिसोल्स जो है आपका वो पाया जाएगा इस मैदानी भाग में।
कहाँ पर? मैदानी भाग में पाया जाएगा एल्फिसोल्स। और वर्टिसोल्स, ये वर्टिसोल्स पाया जाएगा आपके कोटा, बूंदी, बारा, हाड़ौती, यानी हाड़ौती जो प्रदेश है अपना, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, वहां पर पाया जाएगा क्या? वर्टिसोल्स। समझ में आई बात? फिर से रिपीट मार दूं मैं आपके लिए, भौतिक खंडों के नाम लिख देता हूं। इंसेप्टिसोल्स, ये आपके अरावली प्रदेश में पाई जाएगी, पर्वतीय मिट्टियां कहेंगे। वर्टिसोल्स, ये आपके हाड़ौती या जो पठारी भाग है उस पठारी भाग में पाई जाएगी। एरिडिसोल्स, ये आपका जो पश्चिमी मरुस्थल है, इस पश्चिमी मरुस्थल में पाई जाएगी। और एल्फिसोल्स, ये आपके पूर्वी मैदान में पाई जाएगी। फिलहाल का जो प्रश्न था, इस प्रश्न का जवाब तो अपना वर्टिसोल्स है। बाकी ये चीज़ें आप याद रखना, आगे आपसे फिर पूछी जा सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। नरमा किस फसल की किस्म है? भाई नरमा जो कपास है, कपास जो देसी कपास होती है जिसके रेशे छोटे छोटे होते हैं, उसको नरमा कहते हैं। और इसीलिए लोग अमेरिकन कपास जिसके रेशे लंबे होते हैं उसको काम में लेते हैं। देसी कपास नरमा कहलाती है। और कपास को स्थानीय भाषा में कहते हैं भाई बनिया। क्या कहते हैं? बनिया कहते हैं। कपास, देसी कपास को नरमा कहते हैं और कपास का अन्य नाम क्या है? बनिया है। आगे बढ़ते हैं। बांसवाड़ा जिले में सिवानिया, कालाखुटा, घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। भाई बांसवाड़ा नाम आ गया तो मैग्नीज है। बांसवाड़ा किसके लिए फेमस है? मैग्नीज के लिए। इसके अलावा बांसवाड़ा में बांस ज़्यादा है, इसके अलावा वहाँ पर देशी मुर्गे ज़्यादा है, ठीक है। और देशी मुर्गों के बाद वहाँ पर जो आपके केले हैं उनका उत्पादन सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो और मैग्नीज का उपयोग लोहे को इस्पात बनाने में किया जाता है। लोहे को इस्पात, स्टील, फौलाद बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये सिवानिया, कालाकुटा, घाटिया सब मैग्नीज उत्पादक क्षेत्र है। एक चीज़ और चलो रहने देते हैं। मैग्नीज और मैगजीन दो अलग अलग चीज़ें होती है। मैग्नीज और मैगजीन, ठीक है। मैगजीन का किला अजमेर में है और मैग्नीज एक खनिज है। कैसे याद रखोगे? गनीज, गनीज तो है भाई खनिज, और मैगजीन ये अलग चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसागर वन विहार अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो रामसागर वन विहार राजस्थान के धौलपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? धौलपुर में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है। रूपारेल, रूपारेल उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अलवर से निकलती है। और यह अलवर और भरतपुर की प्रमुख नदी है। अलवर और भरतपुर की प्रमुख नदी है। यही वो नदी है जिसका पानी दो भागों में बांटा जाता है, अलवर और भरतपुर के लिए। और कहाँ से बांटा जाता है? तो ये है नटनी का बाड़ा। नटनी का जो बाड़ा है अलवर, नटनी का बाड़ा अलवर से इस नदी का पानी दो भागों में बांट दिया जाता है। एक अलवर जाता है और दूसरा भरतपुर जाता है। और ध्यान रखना नटनी का चबूतरा अपनी जो पिछोला झील है उसके किनारे स्थित है। यहाँ पर है नटनी का बाड़ा। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है अपना, किन संतरी वाणियाँ अणभे वाणी रे नाम सु जानी जावे? तो श्री जो रामचरण जी है, रामचरण जी जो राम स्नेही संप्रदाय से संबंधित है, उनकी जो वाणियाँ वो अणभे वाणी के नाम से जानी जाती है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रसिद्ध चित्रकार साहिब राम किस शैली से संबंधित है? तो साहब प्रसिद्ध चित्रकार जो साहिब राम है वो जयपुर शैली से संबंधित है। किससे संबंधित है? जयपुर शैली से। और इन्होंने जो महाराजा ईश्वरी सिंह थे, ये ईश्वरी सिंह के शासनकाल में थे। और ईश्वरी सिंह के समय इन्होंने आदमकद चित्र बनाए थे। आदमकद पोर्ट्रेट मतलब फुल साइज के पोर्ट्रेट, जिन मतलब 5-5, 6-6 फीट, 6-7 फीट की वो जो तस्वीरें होती थी, यूँ कहें कि पूरी पोर्ट्रेट साइज तस्वीरें बनाते थे। मतलब पैर से लेकर सिर तक, पैर से लेकर सिर तक की तस्वीरें ये बनाया करते, कंप्लीट लिया जाता था। वरना पहले की तस्वीरें पासपोर्ट जो अपने होते हैं ना, पासपोर्ट साइज फोटो, उस टाइप की हुआ करती थी। तो जयपुर शैली में साहिब राम से संबंधित हैं। ईश्वरी सिंह के समय थे, आदमकद चित्र इन्होंने बनाए थे। और इस ईश्वरी सिंह ने बनाया था सरगासूली, ध्यान रखना सरगासूली, ठीक है, जिसे ईसर लाट भी कहा जाता है। और बाकी अगर शैलियों की मैं बात करूं तो बाकी शैलियों में ये था कि बूंदी शैली पशु पक्षियों से संबंधित है, चित्रशाला इससे संबंधित होगी। और जो उम्मेद सिंह थे वो इसका स्वर्णकाल था। नाथ द्वारा शैली में कल पूछा गया था कमला और इलायची।
कमला और इलायची महिला चित्रकार। और किशनगढ़ चित्रशैली सावंत सिंह नाम आया था कल तो। और चित्रकार थे मोरध्वज निहाल चंद जिन्होंने बनाई थी बनी ठनी, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हररो हिंडोळो कद गायो जावे, हररो हिंडोळो कद गायो जावे। तो किणिरी मृत्यु माथे, तिवार माथे, किणिरे जलम माथे, किणिरे विदाई माथे। तो ये है जब किसी की मृत्यु होती है, किसी बड़े बुजुर्ग की जो काफ़ी अच्छी उम्र पाकर अगर कोई मरता है तो लोग उसके लिए रोते नहीं हैं, उसके लिए फिर क्या करते हैं, हर का हिंडोला गाते हैं कि भगवान आएंगे और उसे अपने हिंडोले में, अपने विमान में बिठा कर ले जाएंगे, हिंडोला। ठीक है, तो किणिरी मृत्यु माथे ये गाया जाता है। कल के पेपर में पूछा था छेड़ा कब गाया जाता है, तो छेड़ा किसी बच्चे की मौत पर गाया जाता है, बच्चे की मृत्यु पर गाया जाता है छेड़ा। और यहाँ पर है हर का हिंडोला। वैसे जो हरजस शब्द था उसके लिए भी मैंने बताया था कि हरजस वैसे तो क्या लोकगीत होते हैं, लेकिन ये हरजस वैसे हरि के गीत यानी ईश्वर के बारे में गीत गाए जाते हैं। लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में अगर किसी बड़े बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो भी जो रिश्तेदार संबंधी होते हैं वो हरजस गाते हैं उसके लिए। चलिए आगे बढ़े। राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, राजस्थान में आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है, तो बेणेश्वर मेले को कहा जाता है, जो कि माघ पूर्णिमा को बढ़ता है, माघ पूर्णिमा को बढ़ता है। इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। ये नवाटापुरा कहाँ पर होता है, नवाटापुरा डूंगरपुर में, नवाटापुरा डूंगरपुर में ये किया जाता है। अभी अगस्त महीने में यहाँ पर मोदी जी भी आए थे, बेणेश्वर धाम आए थे मोदी जी भी। अगले प्रश्न पे चलें। बोल भारमलीरा रचनाकार कौन है, बोल भारमलीरा रचनाकार कौन है, तो ये है सत्यप्रकाश जोशी है। कौन है, सत्यप्रकाश जोशी। वैसे दोस्तों ये भारमली थी कौन, अगर आपसे पूछा जाए भारमली कौन थी, तो आपने राणा लाखा की पत्नी हंसाबाई का नाम सुना होगा। हंसाबाई ये एक तरीके से तो हंसाबाई की दासी थी, जो उसके पीहर से यानी मारवाड़ से आई थी। बाकी जो उसका भाई था रणमल, जो रणमल था, रणमल की ये प्रेमिका थी। क्या थी, रणमल की प्रेमिका थी भारमली, और इसी भारमली ने आखिर में रणमल को मरवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सीफेरस कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों ये राजस्थान जो कृषि विभाग है उसके द्वारा जो मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया उसके आधार पर बताया गया है, जिसमें साइरोजेक्स, रेवरीना, जिप्सीफेरस ये कुछ मिट्टियों के प्रकार थे, जिसमें साइरोजेक्स और रेवरीना आती है गंगानगर में, और जिप्सीफेरस आती है बीकानेर में। जिप्सीफेरस कहाँ आती है, बीकानेर में। मेरी क्लास के स्टूडेंट काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को उन्होंने किया होगा, क्योंकि मैंने बार बार ये क्वेश्चन उनको बताया था। अगले प्रश्न की बात करें। राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब प्रारंभ की गई, काफ़ी ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है। 7 अप्रैल 2013 को ये शुरू की गई थी। अगले प्रश्न पे चलें। ये है निर्माण श्रमिकों के बच्चों द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रोत्साहन में दी जाती है, तो दोस्तों 2 लाख रुपए की राशि उनको दी जाती है। कितनी, 2 लाख। अगले प्रश्न पे चलें। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा का माध्यम निम्न में से किसे रखा गया है, तो मातृभाषा को, मदर टंग को रखा गया है। पहली से 5वीं तक मातृभाषा में ही उनकी पढ़ाई हो, लेकिन मातृभाषा में तो हो, लेकिन अपनी राजस्थानी को तो अभी संवैधानिक भाषा का दर्जा ही प्राप्त नहीं है। तो यहाँ वाले बच्चे कैसे पढ़ेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि इस पेपर में पहली बार हमें राजस्थानी पढ़ाई जा रही है, 10-5 क्वेश्चन हमें फिक्स राजस्थानी भाषा में दिए जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है वैसे। तो यहाँ पर प्रश्न का जवाब है अपना मातृभाषा या स्थानीय भाषा। अगला है कोठियारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों कोठियारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो, एक सेकंड, कोठियारी आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे दौलत सिंह कोठियारी। कौन थे, दौलत सिंह कोठियारी थे। अब इस क्वेश्चन में तो पता नहीं लग रहा दौलत सिंह कोठियारी किसे, अब हो सकता है दातार सिंह को माने, किसको माने, ये बोर्ड पे डिपेंड करेगा। बाकी इसका जवाब है दौलत सिंह कोठियारी। अगले प्रश्न में चले। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1954, 1955, 1952, 1953। सही जवाब है अपना 1952। सही जवाब कौन सा है इसका, 1952 है। 1952 में सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकादमी ने सरताज नारायण माथुर को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पुरस्कृत किया, तो रंगमंच और अभिनय के लिए।
रंगमंच और अभिनय के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। अगला जो पर्सन है वो है अपना विश्वामित्र दादीच ने के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। तो विश्वामित्र जो दादीच है वो साहित्य के क्षेत्र में अपनी योगदान के लिए वो प्रसिद्ध है। तो विश्वामित्र दादीच का संबंध है साहित्य से। अगला प्रश्न, भारत और फ्रांस के मध्य एक संयुक्त वायुसेना अभ्यास जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सीधा जवाब है गरुड़ के नाम से जाना जाता है, जो जोधपुर में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, राजस्थान के किस जिले में G20 अध्यक्षता की पहली शेरपा बैठक दिसंबर 2022 में आयोजित की गई थी? बहुत अच्छे तरीके से मैंने क्वेश्चन आपको रिपीट करवाया था, उदयपुर में। G20 देशों की जो पहली शेरपा मीटिंग है वो उदयपुर में हुई, दूसरे वाली जोधपुर में हुई, और अब अलग अलग जगहों पर इसकी बैठकें होती रहेगी क्योंकि इस साल की अध्यक्षता भारत को मिली है। ठीक है, दिसंबर 22 से लेकर नवंबर 23 तक भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और भारत के लगभग 200 जगहों पर इसकी मीटिंगें होने वाली है। तो फिलहाल जो ये उदयपुर, और अगली किसी एग्जाम में आपको दूसरी मीटिंग पूछी जा सकती है वो जोधपुर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है अपना 25% आरक्षित, एक सेकंड, हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है अपना वो है कि 25% आरक्षित सीटें, 25% आरक्षित सीटों में से सीट अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। तो दोस्तों वो है आपकी ये 7.5%। अगला प्रश्न, हवा महल की तीसरी मंजिल का नाम क्या है? फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता है मेरा, हर बार मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो है ना आप इसको इस तरीके से याद करें। सरवी प्रवाह है, ये हवा महल की 5 मंजिलें हैं। से शरद मंदिर, से रतन मंदिर, वी से विचित्र मंदिर, से प्रकाश मंदिर, और लास्ट वाला जो वाह है उसको आप बना दो हवा महल, हवा मंदिर। तो दोस्तों तीसरी मंजिल देखो वी वाली कौन सी है? विचित्र मंदिर। सही जवाब है आपका विचित्र मंदिर। और हवा महल के अगर आपसे पूछ ली जाए वास्तुकार तो वो कौन होंगे? लालचंद उस्ता। हवा महल के जो वास्तुकार थे वो कौन थे? वही लालचंद उस्ता, याद रखना। और बनवाने वाले कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। 953 इसमें खिड़कियां हैं, 953 है इसमें खिड़कियां। और इसको बिना नींव वाली इमारत कहते हैं, बिना नींव की इमारत कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र पे है तो इसके लिए नींव में नहीं खोदी गई, डायरेक्ट इसको जचा दिया गया था। और ये राजस्थान में अगर हम कहें कि जो घूंघट प्रथा है या महिलाओं के जो भी समारोह वगैरह थे उनको जुलूस वगैरह को देखने के लिए बनाया गया था, राज परिवार की महिलाओं के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एथलेटिक्स श्रेणी में प्रथम महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83 में सम्मानित नहीं किया गया था? तो दोस्तों इसमें जो राजेंद्र प्रसाद शर्मा है उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिल पाया था। अगले प्रश्न पे चलें। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड पार्ट है वो इसके एडीबी एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, किस जिले में विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के सशक्तिकरण के लिए दिसंबर 2022 में पुरस्कृत किया गया था? तो दोस्तों ये पुरस्कार मिला था अलवर को। अलवर के जिला कलेक्टर हैं जो जितेंद्र सोनी को इसके लिए पुरस्कृत किया गया। दोस्तों एक पुराना प्रश्न मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो जितेंद्र सोनी है इन्होंने किसी समय में एक पुस्तक लिखी थी रणखार। तो रणखार पुस्तक के लेखक कौन है? जितेंद्र सोनी। कई बार एग्जामों में आया हुआ भी है। और अब जबकि जितेंद्र सोनी जिला कलेक्टर अलवर काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग में चल रहे हैं तो हो सकता है ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी आपका रिपीट हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूल शिक्षा में 10+2 पैटर्न के स्थान पर इनमें से किस पैटर्न को अपनाया गया है? तो दोस्तों इसमें अपनाया गया है आपके 5+3+3+4, पहले 5वीं फिर 3 साल फिर 3 साल फिर 4 साल, ये वाला थीम अपनाया गया है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है अपना कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थान और जो
कि स्थान के साथ ये जो बताई गई वस्तु है वो सुमेलित है या नहीं है। देखो सबसे पहले कहा गया मोडा पहाड़। तो जो मोडा पहाड़ है दोस्तों वो झुंझुनू में है। यहाँ पर मस्त महादेव का मंदिर है। किसका मंदिर है? मस्त महादेव का मंदिर है। हजरत कमरुद्दीन साय की दरगाह है नागौर। नागौर नहीं है भाई, झुंझुनू में ही है। कन्हैयालाल बागड़ की हवेली चूरू में है। निहाल टावर धौलपुर, ये भी सही। तो फर्स्ट ये पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। केवल हजरत कमरुद्दीन साय की दरगाह है नागौर, ये वाला कूट क्या है? गलत है, क्योंकि नागौर की जगह ये कहाँ पर है? झुंझुनू में है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि अगर कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है माल जी का कमरा कहाँ पर स्थित है? माल जी का कमरा, तो दोस्तों माल जी का कमरा है वो चूरू में स्थित है। माल जी का कमरा कहाँ स्थित है? चूरू में स्थित है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना, स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारेट का पेनोरमा कहाँ बनेगा? पेनोरमा का मतलब है उनके जीवन को दर्शाने वाली एक तरीके से आर्ट गैलरी, ठीक है। तो वो कहाँ बनेगी? तो दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि जो केसरी सिंह बारेट है उनका जन्म स्थान कहाँ पर था? तो शाहपुरा भीलवाड़ा था। तो उनका पेनोरमा भी कहाँ बनेगा? शाहपुरा भीलवाड़ा में बनेगा। उसके बाद में मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। कौन सी है मेधावी छात्रा स्कूटी योजना? तो कालीबाई भील। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना राजस्थान में शिक्षा को सशक्त कर रही है। कुछ खास क्राइटेरिया को पूरा करने वाली बालिकाओं को स्कूटी दी जाती है इसमें। अगले प्रश्न पे चलें कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, और सुमेलित करने के साथ ही मैं यहाँ बता दूं कि एक तरीके से जो राजस्थान के जो राज्य चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है, उनके साथ उनके वानस्पतिक नाम आपको दिए गए हैं। जैसे सबसे पहले आपको क्या याद हो सकता है? राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी। तो खेजड़ी को हम लोग क्या कहते हैं? वानस्पतिक नाम प्रोसेपिस सिनेरेरिया, ठीक है। फूल कौन सा है? रोहिड़ा। तो रोहिड़ा को हम बोलते हैं टिकोमेला अंडुलेटा। पशु कौन सा है? चिंकारा। तो चिंकारा को हम बोलते हैं गजेला गजेला। और पक्षी कौन सा है? आर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। ये पहले पेपर में भी आया था। तो ये इनका सुमेलित कर दिया हमने। अब सुमेलित करके इसका सही जवाब निकालें। तो देख लो कि ए में 3 कौन से में आ रहा है? ए में 3 कौन से में आ रहा है? देखते हैं। ए में 3, तो ए में 3 केवल ए की जगह आ रहा है डी में। तो डी वाला ऑप्शन सही है। बाकी आप आराम से मैच करके देख सकते हो, हमने पूरे क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया है। अगले प्रश्न पे पहुंचे। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के संदर्भ में दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो देखो इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? इन विद्यालयों का संचालन समसाय के तहत राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा किया जाता है। तो फिलहाल क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। इन विद्यालयों में सह शिक्षा, बिल्कुल लड़के लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त, ये भी सही है, ये भी सही है। 6वीं से 12वीं तक, ये भी सही है। इसका मतलब फॉल्ट है वो फर्स्ट में है, और फर्स्ट में है इसमें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की बजाय राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा ये किया जाता है। तो जो फर्स्ट वाला है वो सुमेलित नहीं है, वो संगत नहीं है। अगले प्रश्न पे चलें। प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा समझा है। भाई प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है 1ली से 8वीं तक। अपना जो आरटीई है वो भी प्रारंभिक शिक्षा का मतलब 1ली से 8वीं तक, और बालक का मतलब लेता है 6 से लेकर 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को आरटी के तहत प्रारंभिक शिक्षा फ्री और अनिवार्य दी जाती है। तो दोस्तों प्रारंभिक शिक्षा है 1 से 8, प्राथमिक शिक्षा है 1 से 5। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिवों को उनको कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों फिलहाल इसमें डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कि जो निहाल, इनमें कौन किस समय रहा था। तो दोस्तों सबसे पहले थे निहाल चंद गोयल, फिर थे सीके मैथ्यू, फिर राजीव महर्षि, फिर डीबी गुप्ता, और अब है अपने पास उषा शर्मा। अब है अपने पास उषा शर्मा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। निहाल चंद गोयल, सीके मैथ्यू, राजीव महर्षि और डीबी गुप्ता। तो और वर्तमान में है उषा शर्मा। ऑप्शन ए इज राइट। ध्यान रखना उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। पहली थी कुशाल सिंह। पहली कौन थी? कुशाल सिंह। तो वर्तमान में उषा शर्मा, इससे पहले महिला रही है कुशाल सिंह। कुल मिला के 2 महिला सचिव बन चुकी हैं। अगले प्रश्न पे चलें।
सिरेमिक इलेक्ट्रिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ है? तो दोस्तों सिरेमिक का काम तो सारा कहाँ पर है? बीकानेर में है, तो बीकानेर में है ये। अगले प्रश्न पे चलें कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में है? आर्टिकल 153 कहता है राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा और राज्य की कार्यपालिका जो शक्ति है वो किस में निहित होगी? वो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी अनुच्छेद 154 के अनुसार, अनुच्छेद 154 के अनुसार। तो दोस्तों ये थे जनरल साइंस जो आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन जो हिंदी वाले पेपर में जुड़े हुए थे। मैं केवल इतने ही क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में केवल ये जीके के क्वेश्चन ही कॉमन रहने वाले हैं, बाकी तो सब्जेक्ट का काम अलग होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का एनालाइज आपको पसंद आया होगा। तो फिर उम्मीद करूंगा कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, अपना स्नेह यूं ही बनाए रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।